हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्रोनी एंड पेनी मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और ब्लोक्स थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि ब्लोक्स थ्योरम इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन की पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करती है और इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन किसके इक्वल होगा। दिस इज़ वेव फंक्शन, प्लेन वेव फंक्शन इनटू द फंक्शन विच रिप्रेजेंट द पीरियोडिक नेचर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो इस तरह से हमने वेव फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा था विच रिप्रेजेंट द वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू ई प्लस माइनस आयटा के एक्स इंटू यू के एक्स। दिस इज द सॉल्यूशन इन वन डायमेंशन। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रोनी एंड पेनी मॉडल कि जहाँ हम ब्लोक्स थ्योरम में जो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट यूज़ किया गया है कि इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन एक पीरियोडिक पोटेंशियल में लाई कर रहा है, तो इसको भी कंसीडर करेंगे। तो हमने देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली फ्री कंसीडर किया गया और नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन और समवट पर्टर्बेशन कंसीडर की गई थी कि आयनिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रॉन को परटर्ब कर रहा है। अब क्रोनी एंड पेनी मॉडल में हम क्रिस्टल लैटिस की पीरियोडिसिटी को भी इंक्लूड करेंगे कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल में लाई कर। क्लियर। तो हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन कोर्स के इन्फ्लुएंस में है तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी। यहाँ अगर हम लिखें, देखिए आई विल रिपीट दिस कि सपोज क्या है, एक पर्टिकुलर एटम है और इस एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हमने किसकी बात की थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की थी कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव आयन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी प्लस जेड ई इंटू माइनस ई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के इक्वल होगा। क्लियर। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम कंप्लीट लैटिस प्लॉट करें कि सपोज ये लैटिस पॉइंट्स हैं इस तरह से, अगर सपोज हम फर्स्ट के लिए इस पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करें कि एक आयन कोर के लिए, सपोज ये आयन कोर है और इलेक्ट्रॉन पर पोटेंशियल क्या है, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड इज नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पोटेंशियल है मीन्स जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। और जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और आर अगर इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी आर इंक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और अगर आर डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो आप यहाँ से देखिए, अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग इस पोटेंशियल को प्लॉट करें तो ये पोटेंशियल किस शेप का आएगा, दिस पोटेंशियल विल लुक लाइक दिस। कि आप देखिए यहाँ से डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा आयन कोर से पोटेंशियल लेस नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह क्रिस्टल लैटिस में बहुत से लैटिस पॉइंट्स हैं। अगर हम सभी के लिए इस तरह से ये पोटेंशियल प्लॉट करें तो ये पोटेंशियल इस तरह की कुछ शेप का आएगा। क्लियर। और अगर हम इस आयन और आयन का रिजल्टेंट प्लॉट करें तो ये रिजल्टेंट इस तरह से होगा। क्लियर। जो हमने देखिए यहाँ पर भी देखा था कि जो पीरियोडिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ने कंसीडर नहीं की थी, और ये भी कंसीडर नहीं किया कि सरफेस पर ये जो पोटेंशियल है ये क्या होगा, परटर्ब हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए, अगर इस पोटेंशियल को हम प्लॉट करें तो ये पोटेंशियल किस तरह से होगा कि ये आयन कोर्स है और ये आयनिक कोर्स के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन पर पोटेंशियल है। क्लियर। तो सपोज अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो ये पोटेंशियल एक तरह से इस इलेक्ट्रॉन के लिए बैरियर का काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन सॉलिड क्रिस्टल्स में फ्री नहीं है, दैट इज़ इनसाइड अ पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल एक्ट एज ए बैरियर। तो आप यहाँ से देखिए ये क्या इंडिकेट करता है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर समवट बाउंड विद दिस parent atom and if they have sufficient energy that they can cross this barrier then they can move inside that crystal। क्लियर। तो अब आप इस बैरियर को अगर हम प्लॉट करें, सपोज इस आयन कोर को हम एक्स एक्सिस कंसीडर करें तो ये जो पोटेंशियल हमने प्लॉट किया है दैट इज़ लेस देन ज़ीरो, मींस नेगेटिव डायरेक्शन में इस पोटेंशियल को शो किया हुआ है। और मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म लेने के लिए हम इस शेप की बजाय स्क्वायर शेप कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर। और अगर इस पोटेंशियल को पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लॉट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा,
पीरियोडिक नेचर का जो पोटेंशियल है इसे क्रोनी एंड पेनी मॉडल ने किस तरह से रिप्रेजेंट किया कि ये पीरियोडिक पोटेंशियल किस तरह से होगा, इस तरह से देखिए। अगर इस स्क्वायर को हम पॉजिटिव में एक्सप्लेन करें, मींस x ग्रेटर देन 0 के लिए एक्सप्लेन करें, तो ये पोटेंशियल किस तरह से होगा कि सपोज ये 0 है और ये क्या है, a पॉइंट है, तो यहाँ से ये पोटेंशियल किस तरह से वेरी करेगा, इस तरह से। इस डायरेक्शन में। तो ये पीरियोडिक पोटेंशियल है जिसे क्रोनी एंड पेनी मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन इस पीरियोडिक पोटेंशियल में लाई कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ से देखिए ये डायमेंशन इस तरफ, सपोज ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, तो यहाँ ये पीरियोडिसिटी आप देखिए यहाँ से लेकर अगर हम इस डायमेंशन को देखें तो ये क्या होगी, a प्लस बी, या फिर आप यहाँ से इस डायमेंशन को देखें तो ये भी क्या है, a प्लस बी है। क्लियर। तो यहाँ पोटेंशियल क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर पोजीशन 0 से a के बीच में है तो उस केस में अगर हम पोटेंशियल को डिफाइन करें तो ये पोटेंशियल क्या होगा, दिस विल बी 0। बट इफ़ इट इज़ बिटवीन x एंड a प्लस b देन पोटेंशियल वुड बी v नोट। या फिर हम इस तरह इसे इस तरह लिख सकते हैं कि अगर पोटेंशियल v नोट होगा इफ़ x इज़ लेस देन माइनस b एंड 0। तो क्रोनी एंड पेनी मॉडल में इस पीरियोडिक पोटेंशियल की इस पीरियोडिक नेचर को भी कंसीडर किया गया। क्लियर। तो अब यहाँ से वेव, यहाँ पोटेंशियल पर कंडीशन क्या है, दैट पोटेंशियल इज 0 इन बिटवीन 0 to a and this potential is v naught which lie between minus a to 0। क्लियर। तो अगर इस बेसिस पर हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, आप देखिए वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें तो ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, दैट इज नेगेटिव एच कट स्क्वायर ओवर में 2m डेल स्क्वायर साई एक्स प्लस में वी एक्स साई एक्स के इक्वल। दिस इज इक्वल्स टू एनर्जी साई एक्स। क्लियर। तो अब यहाँ इस पोटेंशियल पर कंडीशन लगाएं तो हमारे पास दो वेव फंक्शन आ जाएंगे, दैट इज़ एच कट स्क्वायर ओवर में 2m डेल स्क्वायर साई एक्स, फर्स्ट v इज़ 0 सो दिस इज़ e साई x। क्लियर। तो ये वेव फंक्शन किस रीज़न के लिए है, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to a। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम इक्वेशन लिखें दैट x लाइज बिटवीन दिस a दिस माइनस b to 0, then in that case this wave equation would be h cut square 2m, this is del square psi x plus v नोट। अब यहाँ पोटेंशियल कितना है, v नोट psi x इज इक्वल टू e psi x। क्लियर। तो हमारे पास ये क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई। आप देखिए यहाँ पर भी ये पोटेंशियल डिफाइन करने के बाद हमने क्या लिख ली, दोनों श्रोडिंगर इक्वेशंस लिख ली। Clear. So this equation is for x 0 to a and this is for x minus b to 0। क्लियर। अब इन श्रोडिंगर इक्वेशंस में देखिए अगर हम इस टर्म को एक्सप्लेन करें कि दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर और इस टर्म को क्या लिखें, बीटा स्क्वायर। क्लियर। तो अब ये इक्वेशन 3.6 और 3.7 किस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज़ d2 साई ओवर dx2 प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस टर्म दिस इज़ v। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बीटा स्क्वायर किसे कंसीडर किया गया, v नोट माइनस e को कंसीडर किया गया। क्लियर। तो यहाँ क्या आ जाएगी, नेगेटिव टर्म आ जाएगी। हमने ऐसा इसलिए लिया ताकि हम इसका फर्दर सोल्यूशन इजीली इवेलुएट कर सकें। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस बीटा हमारे पास एक इक्वेशन आ गई किसमें, 0 to a रीज़न के लिए और एक माइनस b to 0 रीज़न के लिए। आप एक चीज़ यहाँ से नोट कीजिए कि जो अल्फ़ा है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी। क्लियर। इसके बाद अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखें, अब ये सॉल्यूशन क्या है, पीरियोडिक नेचर का होगा। हमने यहाँ भी बताया कि अगर वेव फंक्शन पोटेंशियल पीरियोडिक नेचर का है तो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन भी क्या होगा, पीरियोडिक नेचर का होगा। और पीरियोडिक नेचर का वेव फंक्शन हमने किससे रिप्रेजेंट किया, इससे। क्लियर। तो ये क्या, अगर ये हमने क्या लिखी हैं, श्रोडिंगर इक्वेशंस लिखी हैं पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
ये इसका सॉल्यूशन होगा विच वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम ब्लॉक्स थ्योरम। क्लियर। अगर 3.9 और 3.10 का सोल्यूशन 3.11 है तो ये सोल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस सोल्यूशन को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर साई सब्स्टिट्यूट करेंगे और d2 साई ओवर dx2 सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो इसके लिए देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को डबल डेरिवेटिव करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर फर्स्ट इसका डेरिवेटिव करें देन दिस विल बी एज इट इज़। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयटा के एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दिस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल इनटू में अंदर जो टर्म है यहाँ आर्गूमेंट में ये आयटा के बाहर आ जाएगी और यू के एज इट इज़, प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, दिस एक्सपोनेंशियल टर्म वुड बी एज इट इज़ एंड दिस यू के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। अब इससे हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट आप इस टर्म का डेरिवेटिव देखिए। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव देखें तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ और अंदर टर्म का क्या आ जाएगा, आयटा के, और आयटा के ऑलरेडी बाहर भी है। सो आयटा के इंटू आयटा के इज़ द आयटा स्क्वायर के स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ये आ जाएगी। सेकेंड टर्म में अब देखिए ये टर्म एज इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू के, तो हमारे पास सेकेंड टर्म ये आ जाएगी। क्लियर। अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। इस टर्म के डिफ्रेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ये एज इट इज़। क्लियर। तो आप यहाँ इसे करेक्ट कीजिए, यहाँ स्क्वायर नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करें तो एक्सपोनेंशियल इनटू में इस टर्म का डेरिवेटिव आयटा के, तो आयटा के एक्सपोनेंशियल आयटा के और ये डेरिवेटिव एज इट इज़, प्लस अब नेक्स्ट में क्या होगा, दिस विल बी एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर। तो आप देखिए ये दोनों टर्म्स सेम है, तो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ आयटा के एक्सपोनेंशियल आयटा के एक्स डी यू के ओवर में डी एक्स। क्लियर। तो हमने क्या किया, साई का डबल डेरिवेटिव निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो अगर अब इस इक्वेशन को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप साई एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए और इस सेकेंड डेरिवेटिव को भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। क्लियर। इसी तरह इसका भी सेम सोल्यूशन होगा, हमने यहाँ पर भी सेम डेरिवेटिव को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। बट ये दोनों इक्वेशन डिफरेंट रीज़न के लिए हैं, तो वेव फंक्शन डिफरेंट होगा, उसे डिफरेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम के की जगह यहाँ 1 और 2 ले लेंगे। u1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव पीरियोडिक वेव फंक्शन इन 0 to a रीजन एंड u2 रिप्रेजेंट इन -b to 0 रीजन। क्लियर। क्लियर। तो इस तरह से इन इंटरवल्स में अगर हम इस सोल्यूशन को 3.9 और 3.10 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन फर्दर इक्वेशंस क्या आ जाएंगे, ये इक्वेशंस आ जाएंगे। क्लियर। यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या है, ये टर्म्स हैं। क्लियर। फर्दर हमारे पास अब जो इक्वेशन फर्दर आई है, आप देखिए यहाँ से ये इक्वेशन साई के टर्म्स में थी। देखिए ये इक्वेशन साई के टर्म्स में है, जब हम सोल्यूशन पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन यू के टर्म्स में आ जाएंगी, इस पीरियोडिक पोटेंशियल के टर्म में। क्लियर। तो हमारे पास इक्वेशन अब किस टर्म में है, पीरियोडिक पोटेंशियल के टर्म में है। क्लियर। तो यहाँ से इन इक्वेशंस का भी हम फर्दर अगर सोल्यूशन लिखें तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो हमें u1 और u2 की वैल्यू मिल जाएंगी। क्लियर। आई विल रिपीट अगेन, हमने दोनों रीज़न के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी, उन श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन लिखा और उस सोल्यूशन को फर्दर इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर ये इक्वेशन u के टर्म्स में लिखी। अब यहाँ से u के टर्म्स में लिखने के बाद हम इन इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये सोल्यूशन क्या होगा, इसके इक्वल होगा। क्लियर। आपने इनके सोल्यूशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी स्टडी कर रखे हैं। तो हमारे पास u1 और u2 हम निकाल सकते हैं अगर हमें a b c d कोफिशिएंट्स पता हो। क्लियर। अब ये पीरियोडिक पोटेंशियल है, तो इन पीरियोडिक पोटेंशियल्स पे हम बाउंड्री कंडीशंस लगा सकते हैं ताकि हम a b c d की वैल्यू निकाल सकें। क्लियर। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि पीरियोडिक वेव फंक्शन बाउंड्री पर क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स जो वेव फंक्शन, आप देखिए यहाँ पर बाउंड्री क्या है, बाउंड्री यहाँ से देखिए इसमें ये बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री पर u1 और u2 क्या होंगे, इक्वल होंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो हमने ये बाउंड्री कंडीशन लगाई यहाँ पर दैट u1 इज इक्वल्स टू u2 एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर। सिमिलरली u1 विल बी इक्वल टू u2 एट x इज इक्वल टू a।
एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर भी हमने सेकेंड ये बाउंड्री कंडीशन लगाई दैट u1 u2 विल बी इक्वल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। क्लियर? एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पर u1 u2 इक्वल होंगे और यहाँ पर भी u1 u2 इक्वल होंगे। मीन्स पीरियोडिक वेव फंक्शन एट दिस पोजीशन विल बी इक्वल टू पीरियोडिक वेव फंक्शन एट दिस पोजीशन। और x इज इक्वल टू ज़ीरो पर भी u1 u2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये दोनों वेव फंक्शन इक्वल हैं तो ये कंटिन्यूस भी होंगे, तो इनका डेरिवेटिव भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसी तरह से अगर ये इक्वल हैं इन पोजीशंस पे तो इनका डेरिवेटिव भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस बी है। तो अगर इन बाउंड्री कंडीशंस को हम इन इक्वेशन के सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास फर्दर इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएंगी चार, क्योंकि हमने चार बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट की। तो अब ये इक्वेशन किस में है? ए बी कोफिशिएंट्स में है, जिन्हें निकालना डिफ़िकल्ट है तो हम इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर? हमने कोफिशेंट्स जो इन ए बी सी डी के कोफिशेंट हैं, आप देखिए यहाँ से ए का कोफिशेंट यूनिटी, बी का यूनिटी, सी का यूनिटी, डी का यूनिटी, इसी तरह इनके कोफिशेंट्स यहाँ लिख के रख के इनकी डिटर्मिनेंट को सोल्व किया। डिटर्मिनेंट किस तरह सोल्व करेंगे कि फाइंड अपर रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड देन सोल्व दिस इनसाइड डिटर्मिनेंट। क्लियर? सिमिलरली इफ़ वी हाइड दिस सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो देन सोल्व दिस थ्री कॉलम डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? तो आप इस डिटर्मिनेंट को लिखने के बाद इसे डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आ रहा है, इस सॉल्यूशन में देखिए कि अगर हम इस सिचुएशन को सिंपल करने के लिए हम ये लगाएं कि v नॉट इन्फिनिटी को टेंड करे और b ज़ीरो को अप्रोच करे। इसका क्या मतलब है? आप देखिए यहाँ से कि ये क्या है? ये पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? दिस इज़ v नॉट, हाइट एंड द विड्थ इज़ द b। क्लियर? अब आप देखिए कि अगर विड्थ इनफाइनाइट हो जाए और हाइट इनफाइनाइट हो जाए और विड्थ ज़ीरो हो जाए। अब आपके पास कोई चीज़ इस तरह से है, इसकी एक फाइनाइट हाइट है और फाइनाइट विड्थ है। अगर हम इसे इनफाइनाइट बना दें और विड्थ किसको करें? ज़ीरो को अप्रोच करें, मींस हाइट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और विड्थ ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने अप्रोक्सीमेशन लिया कि पोटेंशियल क्या है? इनफाइनाइट है और जो बैरियर की विड्थ है डेट इज़ अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो अगर हम इसे प्लॉट करें तो ये एक तरह से डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की फॉर्म बनती है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या है? दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। I'll explain it, that delta function would be infinity at x is equal to 0 and this is 0 at x not equal to 0. दिस डिफाइंस द डेल्टा फंक्शन। अब यहाँ से देखिए कि अगर हम इस विड्थ को बहुत स्मॉल कर दें तो इस पर्टिकुलर x0 पर पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है, बट अगर हम इस ज़ीरो से लेफ़्ट या राइट में देखें तो पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है। दिस डिफाइंस द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की, जिसे सोल्व करना ईजी है, इसीलिए हमने यहाँ पोटेंशियल बैरियर पर इस लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया। क्लियर? तो आप यहाँ से देखिए कि उन्होंने बोला कि अगर v नॉट इन्फिनिटी को टेंड करे और b ज़ीरो को अप्रोच करे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक सिंपलर फॉर्म आ जाएगी विच इज़ अ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। आई विल रिपीट अगेन कि अगर हम इस v नॉट को इनफाइनाइट ले लें और b को ज़ीरो अप्रोच करें तो हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की फॉर्म बनेगी विच रिप्रेजेंट दैट x इज इक्वल टू ज़ीरो एट इन्फिनिटी एंड ज़ीरो एट अदर प्लेसेस। कि एट पर्टिकुलर, इसका क्या मतलब है कि पर्टिकुलर लेटिस पॉइंट पर पोटेंशियल इन्फिनिटी है और अगर उसके लेफ़्ट या राइट में देखें तो पोटेंशियल ज़ीरो है। क्लियर? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम इस सॉल्यूशन में इस अप्रोक्सीमेशन को लगाएं, आप देखिए कि v नॉट इंटू बी मीन्स इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो, समथिंग इनफाइनाइट, ये क्या है? इनफाइनाइट, और ये ज़ीरो क्या है? दिस इज़ फाइनाइट। सो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा? दिस विल बी ऑल्सो फाइनाइट। क्लियर?
तो अगर हम इस अप्रोक्सीमेशन को यहाँ पर लगाएं तो आप देखिए कि यहाँ ये टर्म इस सॉल्यूशन को लिखें अगर हम फर्दर, तो इस सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग बीटा बी की जो टर्म है यहाँ, अगर हम इस यहाँ से आपने अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ भी सब्स्टिट्यूट की, आप ये इस इक्वेशन को भी करेक्ट कीजिए। यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आएगा, सॉरी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की टर्म आएगी। क्लियर? इसके बाद यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट किया है कि अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आएगी। आई राइट इट एज सो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल का। ये सॉल्यूशन देखिए, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करें फर्दर तो हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ये सॉल्यूशन आ रहा है। तो आप इस सॉल्यूशन को लिखेंगे तो ये बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ओवर में 2 अल्फ़ा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी साइन अल्फ़ा ए प्लस कोस हाइपरबोलिक बीटा बी कोस अल्फ़ा ए इज इक्वल टू कोस के ए प्लस बी के इक्वल आए। क्लियर? तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। और इसी के साथ हमने देखिए अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू डिफाइन की थी, जो क्या थी 2m e ओवर एच कट स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर क्या था 2m v नोट माइनस ई ओवर में एच कट स्क्वायर। क्लियर? तो अगर इस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2m v नोट माइनस में e ओवर में एच कट स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी साइन अल्फ़ा ए प्लस कोस हाइपरबोलिक बीटा बी कोस अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू कोस के ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर टर्म जब आप पुट करेंगे तो यहाँ ट्वाइस भी आएगा। अब वी नोट जो पोटेंशियल है दैट इज़ वेरी ग्रेटर देन एनर्जी, तो यहाँ पर अगर 2e को निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी दैट 2m वी नोट एच कट स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी साइन अल्फ़ा ए प्लस कोस हाइपरबोलिक बीटा बी कोस अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू कोस के ए प्लस बी। क्लियर? तो अब यहाँ आप अप्रोक्सीमेशन लगाइए दैट वी नोट इन्फिनिटी को अप्रोच करें और बी ज़ीरो को अप्रोच करें, जैसे कि अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बन जाएगा। तो अगर आप इस अप्रोक्सीमेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे कि अगर बी ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो यहाँ से बीटा बी भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो आप देखिए अगर किसी हाइपरबोलिक फंक्शन में सपोज एंगल है, अगर एंगल अल्फ़ा ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन में ये इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखें तो ये किसके केस में, साइन के केस में ऐसा है। अगर यहाँ पर कोस की टर्म भी है तो अगर कोस हाइपरबोलिक बीटा बी में एंगल बहुत स्मॉल हो तो ये यूनिटी को अप्रोच करता है, और ये एंगल अल्फ़ा को आई विल राइट इट एज दैट साइन हाइपरबोलिक बीटा बी देन दिस विल अप्रोच टू बीटा बी। क्लियर? ठीक है? अगर यहाँ से देखिए वी नोट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और बी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर ये टर्म बीटा बी हो जाएगी और ये टर्म यूनिटी हो जाएगी। तो आप इसे रीअरेंज कीजिए तो ये टर्म क्या आएगी 2m वी नोट ओवर में एच कट स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगी बीटा बी इंटू साइन अल्फ़ा ए। अब यहाँ कोस हाइपरबोलिक टर्म यूनिटी, सो कोस अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू कोस के ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से बीटा टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? ऑल्सो 2 से 2 टर्म भी कैंसिल हो रही है। तो आप यहाँ से देखिए हमारे पास क्या रह जाएगा एम वी नोट ओवर में एच कट स्क्वायर अल्फ़ा बी साइन अल्फ़ा ए प्लस कोस अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू कोस
के ए प्लस बी आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हम इन टर्म्स को इकट्ठा लिख सकते हैं इस तरह से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एम वी नोट और ये बी टर्म ओवर में एच कट स्क्वायर साइन अल्फ़ा ए ओवर में अल्फ़ा ए प्लस कोस अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू कोस के ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अब इस टर्म को अगर हम किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें, सपोज दिस टर्म इज इक्वल टू पी। यहाँ देखिए सभी टर्म्स कांस्टेंट हैं तो हमने यहाँ पी के इक्वल ले लिया। क्लियर। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, पी साइन अल्फ़ा ए ओवर में अल्फ़ा ए प्लस कोस अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू कोस के ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। आप देखिए इसे कंपेयर कीजिए, ये इक्वेशन यहाँ आ गई और ये पी किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट करें, हमने क्या डिराइव किया है इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर प्लॉट करें हम तो ये प्लॉट किस तरह से आएगा कि जो एनर्जी बैंड गैप को एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर। तो आप देखिए किस तरह से ये प्लॉट एक्सप्लेन कर रहा है इसको। अब यहाँ से देखिए कि अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें, ये लेफ़्ट हैंड साइड पर दो टर्म्स का समीशन है और राइट हैंड साइड पर कोस की वेरिएशन है। इसका मतलब क्या है कि जो ये टर्म की वेरिएशन है, ये टर्म की वेरिएशन कैसी होगी, जो कोस की वेरिएशन होगी, तभी ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी। क्लियर। तो इसीलिए हम यहाँ क्या एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम इसे प्लॉट करें तो इसकी वेरिएशन किस तरह से आएगी, इसकी वेरिएशन कोस की वेरिएशन की तरह आएगी। क्लियर। तो आप इसे ऐसे समझिए, बीच की जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं इसे इग्नोर कीजिए और आप देखिए कि ये वेरिएशन किस तरह से है, एक तरह से कोस की वेरिएशन है। क्लियर। ठीक। तो अगर हम इस कोस की वेरिएशन को देखें कि ये कोस वेरिएशन क्यों है, कि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ कोस वेरिएशन है, तो ये टर्म भी क्या होगी, कोस की वेरिएशन शो करेगा। क्लियर। एक चीज़ और करेक्ट कीजिए, यहाँ बी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ कोस के ए आ जाएगा। इट एज कोस के ए। क्लियर। तो हमने इस तरह से इसकी वेरिएशन पुट कर ली। आप इसके बाद देखिए फर्दर कि सपोज अगर अल्फ़ा ए ज़ीरो के इक्वल हो जाए। क्लियर। यहाँ से तो आप इस टर्म से देखें कि साइन अल्फ़ा ए ओवर अल्फ़ा ए मीन्स ज़ीरो ओवर ज़ीरो, अगर आप लिमिट लगाएंगे तो यूनिटी हो जाएगा। तो ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बनेगी, दिस विल बी पी प्लस में कोस अल्फ़ा ए। क्लियर। अगर हम यहाँ ये सपोज अल्फ़ा ए ज़ीरो वाली टर्म पुट करें, ये लाइन यहाँ से लगा शो की हुई है डॉटेड लाइन, कि ये ज़ीरो वाली लाइन शो की हुई है। क्लियर। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है लेफ्ट हैंड साइड, कि अगर ये टर्म ज़ीरो हो रही है अल्फ़ा ए के टर्म्स, तो आप देखिए यहाँ p प्लस समथिंग है। अब कोस की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 to +1 लाई करती है। इसका मतलब कि 1 में कुछ ऐड हो रहा है, 1 के टर्म्स में कुछ ऐड किया जा रहा है। तो अगर हम इस लेफ़्ट हैंड साइड को प्लॉट करें तो आप यहाँ से देखिए, ये लेफ़्ट हैंड साइड को हमने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया और इस डायरेक्शन में अल्फ़ा ए ले लिया, और ये लाइन क्या शो कर रही है, दिस लाइन शोज़ ज़ीरो। और राइट हैंड साइड पर क्या है, कोस की वेरिएशन है, और कोस किसके बीच में लाई करता है, -1 to +1 के बीच में लाई करता है। तो हमने -1 और +1 की लाइंस भी शो कर दी। बट जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को प्लॉट कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि अगर ये टर्म ज़ीरो भी हो रही है तो समथिंग इज़ एडिंग टू दिस +-1 वैल्यू, कि कुछ टर्म इस +1 और -1 की वैल्यू में ऐड हो रही है। इसीलिए जो ये ग्राफ देखिए आप प्लॉट किया हुआ है, दिस इज़ अबव +1 एंड बिलो +1। क्लियर। तो अगर हम इसे प्लॉट करें इस तरह से इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ किस तरह से आएगा, देखिए ये ग्राफ है, ये ज़ीरो की लाइन है, तो अगर इस ग्राफ को हम प्लॉट करें तो ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ये कोस का ग्राफ है। अब हमने किसको प्लॉट किया है, लेफ्ट हैंड साइड को, p साइन अल्फ़ा ए ओवर अल्फ़ा ए प्लस कोस अल्फ़ा ए।
तो लेफ्ट हैंड साइड हर कंडीशन में क्या होगी, हमेशा +1 और -1 से ज़्यादा होगी। अगर हम +1 और -1 की इस तरह से वैल्यू लगा दें तो ये क्या शो कर रहा है कि जो P की वैल्यू है यहाँ पर ये कर्व है, ये किस तरह से है, ये 0 लाइन है, ये -1 है और ये +1। क्लियर। बट अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो प्लॉट कर लिया, बट ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, और राइट हैंड साइड पर क्या है, cos के ए है, और cos के ए की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, +1 to -1। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू इसके बीच में ही लाई करनी चाहिए, +1 के और -1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, अलाउड वैल्यूज़ हैं, और जो ये वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं, नॉट अलाउड वैल्यूज़ हैं। क्लियर। अब देखिए इसे अगर हम मार्क करें तो ये अलाउड वैल्यूज़ को शो कर रहा है, और इसके यहाँ इस 1 और -1 के बीच में, और ये क्या है, नॉट अलाउड वैल्यूज़ हैं, और ये क्या है, अलाउड वैल्यूज़ हैं। आप अब यहाँ से मार्क कीजिए कि अगर हम इसे प्लॉट करें तो अगर ये जोन बाउंड्री है -π/a, ये भी जोन बाउंड्री -π/a, तो इसके लेफ़्ट में कुछ वैल्यूज़ अलाउड हैं जो +1 तक लाई करती हूँ, इसके राइट में कुछ वैल्यूज़ अलाउड है जो -1 के बीच में लाई करती हूँ। तो आप ध्यान से देखिए ये शो क्या कर रही है, डार्क लाइन क्या शो कर रही है, दिस शोज़ द अलाउड वैल्यूज़ फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो अगर हम इन वैल्यूज़ की बात करें, ये क्या है, नॉट अलाउड वैल्यूज़ हैं, या इनके बीच की ये बात करें, ये वैल्यूज़ क्या हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग आप देखिए इस तरफ जाएंगे तो ये कर्व कहाँ पर होगा, ये कर्व अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग आप ड्रॉ करें तो कर्व का पॉइंट यहाँ आ रहा है, विच इज़ अबव +1। इसी तरह इसके इसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आप यहाँ से देखिए, अगर इस पॉइंट से अगर हम यहाँ इस डायरेक्शन, इस पॉइंट से देखें, 0 से इस डायरेक्शन में देखें तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यूज़ क्या है, -1 से बिलो हैं। ये वैल्यूज़ भी अलाउड नहीं है और ये वैल्यूज़ भी अलाउड नहीं है। क्लियर। तो ये जो नॉट अलाउड वैल्यूज़ हैं एनर्जी की, दिस आर द फॉरबिडन गैप। क्लियर। तो आप यहाँ से देखिए, नाउ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन कैन assume have value +1 and -1 and hence only those value of alpha a are allowed which make left hand side of equation lie between +1 and -1। मीन्स कि इस इक्वेशन में यहाँ वैल्यूज़ वही अलाउड होंगी जो किसके इक्वल होंगी, जो +1 और -1 के बीच में लाई करेंगी। आप यहाँ से एक चीज़ और नोट कीजिए कि हमने इसके बीच में ग्राफ क्यों प्लॉट किया, हमने वहाँ भी बताया था कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर। तो अगर हम इस अल्फ़ा इंटू ए को प्लॉट कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में एक तरह से हम एनर्जी की वेरिएशन ही शो कर रहे हैं। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ में ये कोस की वेरिएशन शो कर रहा है, बट कोस किसके बीच में लाई करता है, +1 और -1 के, बट लेफ्ट हैंड साइड अबव और बिलो भी आ रही है क्योंकि समथिंग इज एडिंग टू दिस कोस वैल्यूज़, बट दीज वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड एंड दीज आर द फॉरबिडन गैप। और हमने P की किस वैल्यू के लिए इसे प्लॉट किया है, P की यहाँ करेक्ट कीजिए, दिस इज़ फॉर द 3 आई थिंक दिस इज़ फॉर 3π/2, this is for 3π/2। So the energy spectrum of electron consists of energy bands allowed which are shown by heavily drawn। ये जो heavily drawn है, these are the allowed values and lightly drawn means ये dotted line जो शो की हुई है ये क्या शो कर रही हैं, these are the not allowed values। So the width of allowed region or band increases with the increase of alpha A और energy। क्लियर। कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी, अल्फ़ा कनेक्टेड विद द एनर्जी, विड्थ ऑफ दिस अलाउड रीजन विल इंक्रीज एज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्लियर। आप इसी के साथ देखिए, अगर P इंक्रीज करेगा यहाँ से, P इज़ इंक्रीजिंग इन मीन्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग, सो द विड्थ ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी बैंड विल डिक्रीज। क्लियर। मीन्स जैसे जैसे P की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, यहाँ से देखिए अगर P की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो उस केस में अलाउड एनर्जी बैंड की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। मीन्स ये जो हमने इस तरह से ये शो किया है कि देखिए अगर हम इसे प्लॉट करें यहाँ कि ये ग्राफ है इस तरह से। क्लियर। और हमने ये बताया कि ये -1, ये +1 और ये वैल्यूज़ क्या हैं, ये अलाउड वैल्यूज़ हैं। तो ये पर्टिकुलर अलाउड वैल्यू है।
तो जैसे जैसे पी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी ये विड्थ डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? मीन्स जो बैंड विड्थ होगी, अगर आप बैंड को इस तरह से शो करें तो ये बैंड विड्थ डिक्रीज़ होगी और पी की वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच करेगी, तो बैंड बनाने की बजाय ये एनर्जी लेवल बना देगा। क्लियर? तो उस केस में एनर्जी बैंड नहीं होंगे, एनर्जी लेवल होगा, अलाउड एनर्जी लेवल। क्लियर? तो उसे इसी तरह से यहाँ शो किया हुआ है दैट with increasing p, that is with increase in binding energy of electron, the width of particular allowed energy band decreases. Clear? So in case p approaches to infinity, the allowed energy region becomes infinitely narrow, कि इस तरह से बैंड क्या हो जाएगा, एक तरह से नैरो लेवल बन जाएगा। क्लियर? एंड एनर्जी स्पेक्ट्रम बिकम्स अ लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब यहाँ पर क्या था, ये एक तरह से बैंड शो कर रहा था, ये बैंड बनने की बजाय ये एनर्जी लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा अगर p इन्फिनिटी को अप्रोच करे। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ गया, आप यहाँ से देखिए कि अगर केस क्या हो कि p 0 को अप्रोच करे, हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं कि ये इक्वेशन हमने फाइनल जो रिजल्टेंट इक्वेशन निकाली है दैट इज़ p साइन अल्फ़ा a ओवर में अल्फ़ा a प्लस कोस अल्फ़ा a इज इक्वल्स टू कोस के a। क्लियर? तो हमने ये देख लिया कि p की वैल्यू अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो अलाउड एनर्जी बैंड्स नहीं होंगे, अलाउड एनर्जी लेवल्स होंगे, दैट विल बी लाइक अ लाइन स्पेक्ट्रम एंड इट इज़ इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट आप केस देखिए कि सपोज अगर p 0 को अप्रोच करे। क्लियर? अगर p 0 को अप्रोच करेगा, इस इक्वेशन में देखिए ये टर्म अगर p 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, अगर ये टर्म 0 होगी तो उस केस में यहाँ से अगर p की वैल्यू 0 को अप्रोच करे तो यहाँ से कोस अल्फ़ा a किसके इक्वल आ जाएगा, कोस के a के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? तो इसका क्या मतलब है कि इट मीन्स नाउ इलेक्ट्रॉन इज़ कम्प्लीटली फ्री। अगर p 0 के इक्वल है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ये ट्रीट करेंगे इस केस को, कि जिस तरह से हमने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में ट्रीट किया था। क्लियर? तो अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए इस वेव फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर भी कोस का ग्राफ है, राइट हैंड साइड पर भी कोस का ग्राफ है। इट मीन्स ये वैल्यू कम्प्लीटली किस में लाई करेगी, +1 to -1। क्लियर? तो अगर हम अब इसे प्लॉट करें तो ये ग्राफ किस तरह से आएगा, दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्लियर? और प्लस वैल्यू कहाँ लाई करेगी, +1 और यहाँ पे क्या है, -1। तो अब ये क्या शो कर रहा है कि अब ये इस डायरेक्शन में अल्फ़ा a, तो ये क्या शो कर रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन की सभी एनर्जीज अलाउड होंगी, कुछ भी कोई भी वैल्यू नॉट अलाउड नहीं है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देखिए कि यहाँ पर p की टर्म होने की वजह से कुछ वैल्यूज़ +1 से अबव थी और कुछ वैल्यू +1 से बिलो थी। बट अब अगर p की वैल्यू 0 हो जाए तो कोस अल्फ़ा a कोस के a के इक्वल होगा। तो ये कौन सा केस है कि जिसमें सभी एनर्जी वैल्यूज़ अलाउड होंगी, और ये केस कौन सा बन जाएगा, दिस विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन केस, की इलेक्ट्रॉन किसी भी पीरियोडिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में नहीं है। दिस इज़ केस फॉर p = 0। क्लियर? आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए, लेट अस कंसीडर नाउ द केस व्हेन p अप्रोचेस टू 0, देन इन दैट केस कोस अल्फ़ा a = ka एंड अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, k के इक्वल। तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, h² k² ओवर में 2m के। हमने कहाँ से निकाला, इस अल्फ़ा स्क्वायर से। देखिए ये m 2me h², दिस इज़ अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ k² पुट करेंगे तो यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 2me ओवर में h² = अल्फ़ा स्क्वायर, सो 2me ओवर में h², यहाँ क्या आ जाएगा, k²। तो ये एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, h² k² ओवर में 2m। तो ये सेम केस आ गया जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में देखा था, उनमें भी ये इतनी एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की और पैराबोलिक शेप थी कि इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी ले सकता है। तो सेम केस आ गया अगर p की वैल्यू किसको अप्रोच करे, 0 को अप्रोच करे। क्लियर?
अब देखिए अगर p की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो ये कंडीशन किस तरह से आ रही है, आप इसे देखिए, हमने इक्वेशन क्या लिखी ये। अब देखिए यहाँ अगर p इन्फिनिटी को अप्रोच करे और ये पूरी टर्म इनफाइनाइट हो जाए, क्लियर, सपोज p अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरी टर्म अगर इनफाइनाइट हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि कोस की वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड सम फाइनाइट वैल्यू है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, क्लियर। अब ये फाइनाइट वैल्यू कब होगी, जब ये इन्फिनिटी होने पे ये टर्म इनफाइनाइट ना हो, क्लियर। अब देखिए अगर p इन्फिनिटी हो रहा है यहाँ पर और अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाए, क्लियर, तो ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी इज़ सम फाइनाइट टर्म, क्लियर। अब आप यहाँ से देखिए ये टर्म ज़ीरो कब होगी, साइन अल्फ़ा ए ज़ीरो कब होता है, जब साइन n पाई के इक्वल हो, क्लियर। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा ए किसके इक्वल आ जाएगा, साइन n पाई के इक्वल आ जाएगा। तो अल्फ़ा ए किसके इक्वल आ जाएगा, n पाई के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इसी चीज़ को यहाँ शो किया दैट अल्फ़ा ए किसके इक्वल होगा, ±n पाई के। आई विल रिपीट अगेन, केस सेकंड कौन सा है, जब p इन्फिनिटी को अप्रोच करे। अगर p इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो लेफ्ट हैंड साइड इनफाइनाइट नहीं हो सकती, क्योंकि राइट हैंड साइड फाइनाइट वैल्यू है। इट मीन्स ये वैल्यू भी फाइनाइट होनी चाहिए। ये वैल्यू फाइनाइट कब होगी, जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच ना करे, मतलब ये कोई फाइनाइट वैल्यू हो। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है, ये फाइनाइट वैल्यू कब होगी, फाइनाइट, ज़ीरो भी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो इज़ ए फाइनाइट वैल्यू, क्लियर। तो अब ये टर्म ज़ीरो कब होगी, जब साइन ज़ीरो के इक्वल हो, क्लियर। तो साइन ज़ीरो कब होता है, जब साइन n पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा ए n पाई के इक्वल आ गया। तो हमने यहाँ से अल्फ़ा ए n पाई के इक्वल पुट किया और इस यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के हम किस में पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में, और यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं, क्लियर। होप सो कि अब आप समझ गए होंगे कि p की वैल्यू अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करिए, आप देखिए कि अगर p की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करिए तो एनर्जी n पे डिपेंड कर रही है। n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5, मतलब कोई इनडेफिनेट वैल्यू नहीं है, कोई डिस्क्रीट वैल्यू होगी, क्लियर। बट अगर हम p0 को देखें तो p0 के केस में एनर्जी n पर डिपेंड नहीं कर रही, मतलब n की वैल्यू कंटिन्यूअस है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर p की वैल्यू 0 है तो ये कौन सा केस होगा, जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। बट अगर p की वैल्यू कुछ वैल्यू है दैट इज़ अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या ये कहें कि p की वैल्यू अगर 0 है तो फ्री इलेक्ट्रॉन केस है, और अगर हम p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लें दैट इज़ बाउंड इलेक्ट्रॉन केस। बाउंड इलेक्ट्रॉन केस मीन्स इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट फ्री एंड इट इज़ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव आयन कोर, क्लियर। तो यहाँ तक हमने इस तरह से इन एनर्जी बैंड्स को एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से ये कोस ग्राफ +1 से अबव और +1 से बिलो वाली वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करता, क्लियर। आप इस ग्राफ को समझने के लिए आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए इसमें शो किया हुआ है कि ये क्या है, ये जो डार्क शो किया हुआ है दिस आर द अलाउड वैल्यूज़ एंड अबव एंड बिलो आर नॉट अलाउड। और ये जो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द ब्रिलियन जोन। ये रीज़न क्या है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, थर्ड ब्रिलियन जोन। तो जैसे जैसे आप पी के यहाँ से देखिए कि ये विड्थ क्या है, बैंड विड्थ क्या हो रही है, जो अलाउड एनर्जी बैंड की वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, क्लियर। तो हम इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि अगर आप इस ग्राफ को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए इस अलाउड वैल्यूज़ की विड्थ शो की हुई है जो आपके बुक में शो किया हुआ, क्लियर। तो ये अलाउड विड्थ है, क्लियर। तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ, क्लियर। होप सो कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर हम इन सब कोस की वैल्यूज़ को अगर हम पीरियोडिक पूरे ब्रिलियन जोन में शो करें स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो इसे समझना समवट डिफ़िकल्ट है। आप देखिए इसके बीच में ये फॉरबिडन गैप भी शो किया हुआ है।
अगर हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम कम रीजन में इस को देखें तो ये एक तरह से एक्सटेंडेड जोन बन जाएगा। आप यहाँ से देखिए ये किसके बीच में है, 0 to π/a, यहाँ -π/a है, और 0 to 2π/a और यहाँ पर -2π/a। ठीक है, आप इसे इस पिक्चर से समझिए। यहाँ से देखिए ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है कि 0 to +π/a, 0 to -π/a। अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन होगी, और इस ब्रैग रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ फॉरबिडन गैप एग्जिस्ट करेगा, और ये फॉरबिडन गैप इससे नेक्स्ट जब आप देखें इससे अब मीन्स ये वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो एनर्जी वैल्यूज़ अलाउड होंगी वो अब सेकेंड ब्रिलियन जोन में लाई करेंगे। दिस विल बी लाई इन सेकेंड ब्रिलियन जोन। नाउ दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ सेकेंड ब्रिलियन जोन। यहाँ पर भी ब्रैग्स रिफ्लेक्शन होगी, अब ये एनर्जी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, नॉट अलाउड हो जाएंगी। इससे नेक्स्ट ये कौन सा ब्रिलियन जोन आ जाएगा, थर्ड ब्रिलियन जोन। सो इन दिस वे दिस इज़ बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन, बाउंड्री ऑफ सेकेंड ब्रिलियन जोन, बाउंड्री ऑफ थर्ड ब्रिलियन जोन। तो अगर हम इसे एक्सटेंडेड जोन्स में प्लॉट करें तो ये एक्सटेंडेड जोन्स में ये इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ से मार्क कीजिए कि जो ये बाउंड्रीज़ हैं ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन की हैं, यहाँ π/a आएगा, और जो सेकेंड डॉटेड है दिस इज़ फॉर 2π/a, +2π/a -2π/a। क्लियर, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। अब इससे भी अगर हम रिड्यूस कर दें कि हम सिर्फ फर्स्ट ब्रिलियन जोन में देखें तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ से दिस इज़ पीरियोडिक जोन कि हमने कंप्लीट के लिए शो किया हुआ है, दिस इज़ रिड्यूस जोन, दिस इज़ एक्सटेंडेड जोन। यहाँ फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, यहाँ सेकंड ब्रिलियन जोन को भी कंसीडर किया है। देखिए पीरियोडिक जोन में सभी लगभग यहाँ जोन्स शो करते हैं, और फिर उसके बाद एक्सटेंडेड जोन में 2 ब्रिलियन जोन तक, और रिड्यूस जोन में फर्स्ट ब्रिलियन जोन तक एनर्जी और के बीच में ग्राफ प्लॉट किया होगा। क्लियर, ब्रिलियन जोन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमने ब्रैग्स रिफ्लेक्शन फॉर एक्स रे स्टडी किया था, सिमिलर आएगा ब्रैग्स रिफ्लेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन वेव, और सिमिलर मेथड से ही हम इस ब्रिलियन जोन को भी प्लॉट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शन इन अ बैंड, कि किसी बैंड में कितने पॉसिबल वेव फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ ψx + L, ψx क्या शो कर रहा है, वेव फंक्शन की पीरियोडिसिटी शो कर रहा है। पीरियोडिसिटी मीन्स हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन किस पीरियोडिक पोटेंशियल किस में है, पीरियोडिक पोटेंशियल में है, जो पीरियोडिसिटी क्या है, रिपीट कर रही है। कि अगर ये इसकी क्या है, लैटिस डायमेंशन यहाँ L ले ली जाए तो आप देखिए कि सपोज ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट अप टू हम कहें n लैटिस पॉइंट तक है, और इसकी डायमेंशन कितनी ले लें, L ले लें। क्लियर, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं कि यहाँ अगर सपोज अगर इसकी लैटिस कांस्टेंट a लिया है, और अगर हम अगर 1 डायमेंशनल कंसीडर कर रहे हैं, एंड तक एक्सटेंडेड है, और इसकी डायमेंशन l ले लें इसकी, तो ये l किसके इक्वल होगा, दिस विल n इंटू में a के। आई विल रिपीट अगेन कि ये लैटिस पॉइंट्स हैं इस तरह से, दीज आर अप टू n। तो इस कंप्लीट की अगर लेंथ L है 1 डायमेंशन में, तो ये L किसके इक्वल होगा, दिस भी n इंटू में a। ये डिस्टेंस a है, जितने पॉइंट्स होंगे इंटू में a करेंगे तो हमारे पास L आ जाएगा। और पीरियोडिसिटी अगर आप यहाँ से इस लेंथ इसके साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पर इसने L ले ली, क्रिस्टल लेंथ हमने पहले a से शो किया है। क्लियर, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ψx + a = ψx। सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन L एंड a। क्लियर, तो यहाँ से आप इस चीज़ को अभी इग्नोर कीजिए, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने L यहाँ कैपिटल अलग लिया है। आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे पीरियोडिक क्रिस्टल जो कांस्टेंट कंसीडर किया है, अब L कंसीडर किया है। तो पीरियोडिक वेव फंक्शन क्या है, जो हमने ब्लॉक थ्योरम में भी बताया, दैट वेव फंक्शन पोटेंशियल रिपीटेड एट ईच लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पर वेव फंक्शन क्या था, x + a। तो अब u के अगर इस तरह से है तो ψx भी पीरियोडिक होगा, तो अगर ψx को लिखेंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। क्लियर, तो अब इस साई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। साई की वैल्यू हमने कहाँ से ली, इस पॉइंट से। ये देखिए, ये साई की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ x की जगह x + L आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी।
इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। तो के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि के भी क्या है, पीरियोडिक है। अब के क्या है, के इज़ द वेव वेक्टर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। तो अगर पोटेंशियल पीरियोडिक है, वेव फंक्शन पीरियोडिक है, तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी पीरियोडिक है। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर एन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ एन किसके इक्वल आ जाएगा, दिस एन विल बी इक्वल टू एल ओवर में 2 पाई इंटू में के। क्लियर। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी एन इज इक्वल टू एल डी के ओवर 2 पाई आ जाएगा। और यहाँ से फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए अगर डी के मीन्स वेव वेक्टर को इंटीग्रेट करें, देखिए ये के की वैल्यूज़ हैं फ्रॉम -π/a टू +π/a करें तो हम एन निकाल सकते हैं, मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शंस इन बैंड। क्लियर। यहाँ वेव वेक्टर निकाला, वेव वेक्टर एन पे डिपेंड कर रहा है। एन क्या है, +1 -1। तो इस एन को हम किस में निकाल रहे हैं, फर्स्ट ब्रिलियन जोन में। तो इसके लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे डी के रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल एन L/a के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से एन ए किसके इक्वल आ गया, एल के इक्वल आ गया। क्लियर। एल डिफाइन द पीरियोडिसिटी ऑफ क्रिस्टल। All of you please don't get confused between this capital L and A. क्लियर। अब यहाँ से देखिए, हमने यहाँ से बताया कि ये L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस L इज इक्वल टू एन ए। तो हमने यहाँ से भी क्या निकाला, दिस L इज इक्वल टू स्मॉल एन ए। क्लियर। तो यहाँ से L अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, L इज इक्वल टू स्मॉल एन ए एंड कैपिटल एन ए। तो कैपिटल N किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल n की। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शन कितने होंगे, जितने पॉसिबल नंबर ऑफ यूनिट सेल उस क्रिस्टल, उस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ क्रिस्टल में प्रेजेंट होंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ कैपिटल L लेंथ ऑफ क्रिस्टल कंसीडर किया है एंड A इज़ द पीरियोडिक वेव फंक्शन। तो हमने इस कंप्लीट लेंथ के लिए पीरियोडिक वेव फंक्शन अप्लाई किया, जिस तरह से हमने एक पर्टिकुलर लैटिस कांस्टेंट के लिए किया था। और यहाँ से हमने नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स निकाल ली। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकालेंगे फर्दर, देखिए फेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, फेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ω/k के, और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल है d/dk के इक्वल है। क्लियर। अब हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल होती है, दैट इज़ h कट ओमेगा के, जो हम एनर्जी यहाँ से निकाल भी चुके हैं कि एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच में ग्राफ है, और इस तरह से हम अलाउड और नॉट अलाउड एनर्जी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो हमें ये ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे। क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, dω/dk निकालना होगा। तो ओमेगा किसके इक्वल है, एनर्जी ओवर में h कट के। तो अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू k, तो 1 ओवर में h कट dE ओवर में dk फिर डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो आप यहाँ से देखिए ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू k। अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन का केस ले लें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में एनर्जी n पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज़ h कट स्क्वायर k स्क्वायर ओवर में 2m। तो यहाँ से dE ओवर dk का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी, p ओवर में m, विच इज़ क्लासिकल। आप ये स्टडी करते हैं दैट p इज इक्वल्स टू mv। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसका मोमेंटम mv होगा और वेलोसिटी v होगी। तो हमने यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए इसे प्रूव कर दिया। क्लियर। बट अगर बाउंड इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी h कट स्क्वायर k स्क्वायर के इक्वल नहीं है, ये एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, n पे डिपेंड करती है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी n पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। अब आप देखिए अगर हम इस वेलोसिटी को प्लॉट करें तो हम किस तरह से प्लॉट करेंगे कि एनर्जी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू k ले रहे हैं। अब देखिए अगर हम किसी भी चीज़ की डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, dy ओवर में dx, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है। तो dE ओवर में dk भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो अगर सपोज करो हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन में अगर हम प्लॉट करें एनर्जी को, तो हमारी एनर्जी किस तरह से आ रही है, इस तरह से एनर्जी आ रही है। आप यहाँ से देख लीजिए, देखिए इस ग्राफ में हमारी एनर्जी की वैल्यू अगर हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन में देखें, यहाँ से देखिए ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन में हमारी एनर्जी इस तरह से है। Let's see here, this is energy. क्लियर।
इसी के नीचे मैं वेलोसिटी का ग्राफ सब प्लॉट कर देती हूँ। आप देखिए ये के की डायरेक्शन है, ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है। क्लियर। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज़ 1/h कट डी ई ओवर में डी के, मीन्स जितनी ये स्लोप होगी उतनी ही वेलोसिटी होगी। क्लियर। स्लोप किसकी, इस एनर्जी की स्लोप। हमने ये एनर्जी का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पर देखिए एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू के, तो इस ग्राफ की जितनी स्लोप होगी दैट विल डिफाइन वेलोसिटी। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला ग्राफ वेलोसिटी के लिए है, तो अगर हम वेलोसिटी को प्लॉट करें तो यहाँ पर किसके लिए ग्राफ है, दिस इज़ डी ई ओवर में एक तरह से डी के लिए। तो आप यहाँ से देखिए अगर हम इस ज़ीरो से राइट हैंड साइड जाएं तो ये कर्व क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद ये कर्व क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ से ये क्या है, इस तरह से प्लॉट कीजिए। ठीक है, अगर ये इंक्रीज़ हो रही है इट मीन्स इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इसको किस तरह से शो करेंगे, ये स्लोप बढ़ रही है, पॉजिटिव। अब देखिए इस पॉइंट के बाद ये टर्म क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो हम इसे किस तरह से शो करेंगे, डिक्रीजिंग में, कि इस ग्राफ की स्लोप यहाँ बढ़ रही है, इस ग्राफ की स्लोप कम हो रही है, तो हम ये स्लोप किससे रिप्रेजेंट करें, वेलोसिटी से। अब इससे इधर लेफ्ट में जाइए, यहाँ पर स्लोप इंक्रीज़ हो रही है बट दिस पार्ट इज़ इन नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव था ये नेगेटिव है, स्लोप इंक्रीज़ हो रही है बट नेगेटिव में इंक्रीज़ हो रही है इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद फिर से स्लोप क्या हो रही है, अगर डिक्रीज़ मतलब डिक्रीज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स बिकम्स पॉजिटिव, तो हमारे पास वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और हमने ये जो पॉइंट यहाँ सब शो किए हैं, दीज आर द की नोट एंड दीज आर कॉल्ड द इन्फ्लेशन पॉइंट। इन्फ्लेशन पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ ग्राफ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा हो, दैट इज़ इन्फ्लेशन पॉइंट। अब इस ग्राफ को इससे देखिए यही प्लॉट किया हमने सेम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के लिए। ये बाउंड्रीज क्या शो करी है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, और डॉटेड लाइन इन्फ्लेशन पॉइंट को शो करी है जहाँ पर एनर्जी ग्राफ में चेंज आ रहा है। क्लियर। आप यहाँ से देखिए ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़ीरो से स्लोप बढ़ रही है तो यहाँ हमने बढ़ते हुए दिखा दिया, उसके बाद यहाँ फिर डिक्रीज़ होगी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप डिक्रीज़ होगी। तो ये किसको शो कर रहा है, डी ई ओवर में डी के को, विच इज़ अ स्लोप। क्लियर। और दिस इज़ द एनर्जी ग्राफ। तो इस तरह से हम वेलोसिटी को प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर। इससे नेक्स्ट देखिए इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट ग्राफ में हम मास को प्लॉट करेंगे। क्लियर। अगर सपोज हम फ्री इलेक्ट्रॉन का केस ले लें, फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में क्या है, एनर्जी किसके इक्वल है, एनर्जी इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर में 2m के इक्वल है। तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें, डी ई ओवर में डी के इज इक्वल्स टू 2h कट स्क्वायर के ओवर में 2m आ जाएगा। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, और अगर इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करें 2e ओवर में डी के स्क्वायर, अब ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ के हो जाएगी और 2m के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ से m निकाल सकते हैं, ये m को सपोज m स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या आएगा, h कट स्क्वायर ओवर में d2e ओवर में डी के स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए मास कितना चेंज होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, जितनी d2e ओवर में डी के स्क्वायर की वैल्यू होगी। क्लियर। आप इसे बुक के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से हमने डी ई निकाला, मींस इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करेगा, जितना उस पर वर्क होगा। वर्क क्या होता है, एनर्जी लिखें या वर्क लिखें, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू फील्ड विच इज़ एक्टिंग ऑन दैट इलेक्ट्रॉन इनटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आप फोर्स लिखते हैं दैट इज़ क्यू ई, तो यहाँ पे फोर्स डी एक्स इज इक्वल टू एनर्जी गेन और से वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, सो एफ इंटू में डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर डी टी की टर्म्स में बात करें तो डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड करेंगे तो डी एक्स ओवर में डी टी वेलोसिटी बन जाएगी, और यहाँ पे ई एप्सिलॉन वी डी टी आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए अब ये टर्म लिखने के बाद अगर हम ये डी ई ओवर में डी टी, अब देखिए इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हमने क्या इवेलुएट की, ये, अब इस वेलोसिटी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास ये टर्म किस में आ जाएगी, के में आ जाएगी। यहाँ से डी ई कैंसिल हो जाएगा। अब डी के ओवर डी टी को इस तरफ ले जाइए, तो डी के ओवर डी टी हमारे पास ये टर्म आ गई।
क्लियर। और हमें पता है ऑलरेडी कि वेलोसिटी इसकी इक्वल है, तो वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको मैं यहाँ शो कर देती हूँ। देखिए वेलोसिटी इस टर्म के इक्वल है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1 ओवर में एच कट डी ई ओवर में डी के। अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज़ 1 ओवर एच कट स्क्वायर डी ई ओवर में डी के स्क्वायर, और के का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में। क्लियर। और हमने देखिए यहाँ इवेलुएट किया कि डी के ओवर में डी टी किसकी इक्वल है, डी के ओवर में डी टी इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन ओवर में एच कट के। क्लियर। तो इस वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ई ओवर में एच कट स्क्वायर इंटू डी टू ई ओवर में डी के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सेलरेशन के। डी वी ओवर में डी टी क्या है, एक्सेलरेशन। क्लियर। और इस एक्सेलरेशन से फर्दर एक्सेलरेशन इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हमने मास की वैल्यू निकाल ली। जैसे कि अब मैंने जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए आपको शो किया ये, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास ये आया था, तो ये मास किसके इक्वल आ गया, एच कट स्क्वायर डी टू ई ओवर में डी के स्क्वायर का इन्वर्स। क्लियर। तो यही टर्म आ गई हमारे पास। अब आप देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया हुआ है इस तरह से। अब देखिए डी टू ई ओवर में डी के स्क्वायर क्या है, हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया। देखिए यहाँ से ये क्या शो कर रहा है, ये एनर्जी और के का ग्राफ है, और वेलोसिटी शो कर रहा है स्लोप ऑफ दिस एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू के, तो हमने ये प्लॉट कर लिया। अब हमें मास प्लॉट करना है। मास का मतलब कि अब डी टू ओवर डी के की जो वेरिएशन होगी वही एक्सेलरेशन की वेरिएशन होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, डी टू ई ओवर में डी के स्क्वायर पर। ठीक है। तो अब डी ओवर में डी के, डी ई ओवर में डी के लिख सकते हैं। अब ये क्या है, दिस इज स्लोप, सो डी के इंटू में स्लोप, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम रेट ऑफ स्लोप। क्लियर। तो अगर आप इसे प्लॉट करें तो ये रेट ऑफ स्लोप क्या होगी, देखिए फर्स्ट ज़ीरो के लिए देखते हैं। क्लियर। अगर स्लोप ज़ीरो हो जाए तो डी के ओ ज़ीरो, तो ये टर्म क्या आएगी, कांस्टेंट, मतलब किसी ज़ीरो का डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा। तो अगर ज़ीरो पे हम इफेक्टिव मास को प्लॉट करें तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी यहाँ से। तो आप देखिए ये ग्राफ ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। क्लियर। ठीक है। अब इसके बाद इन्फ्लेशन पॉइंट्स को नीचे ले आइए, ये के नोट वाले पॉइंट हैं और ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। क्लियर। अब आप इसके लिए प्लॉट कीजिए, इस पॉजिटिव के लिए, यहाँ स्लोप इंक्रीज हो रही है। क्लियर। मतलब रेट ऑफ स्लोप इज़ पॉजिटिव। अगर हम रेट ऑफ स्लोप प्लॉट करें तो ये रेट ऑफ स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा अप टू इन्फ्लेशन पॉइंट। यहाँ देखिए रेट ऑफ स्लोप इज़ पॉजिटिव, सो रेट ऑफ स्लोप इज़ पॉजिटिव। क्लियर। अब इसके लिए देखिए ये रेट ऑफ स्लोप क्या है, नेगेटिव, गोइंग टू दिस डायरेक्शन। क्लियर। यहाँ रेट ऑफ स्लोप डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू आप यहाँ से देख लिए, इस पॉइंट से देखिए, यहाँ कर्व नीचे आ रहा है, मीन्स रेट ऑफ स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ स्लोप डिक्रीज होगा तो अगर हम इसके लिए प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, इस तरह से। क्लियर। अब इसके लिए भी प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। क्लियर। तो अब यहाँ देखिए इस ग्राफ तक देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है ज़ीरो पे। इसके बाद अगर इसके लिए करें रेट ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग, सो रेट ऑफ स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, also here rate of slope is increasing but in negative direction, so rate of slope is increasing in negative direction, ये negative direction हो गई। अब यहाँ से देखिए rate of slope is increasing but in negative direction, so यहाँ से देखें तो rate of slope increase ही करेगा negative direction में। क्लियर। बट अगर हम पॉजिटिव में देखें तो रेट ऑफ स्लोप डिक्रीज करेगा, तो यहाँ से ये रेट ऑफ स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिव मास ग्राफ which vary according to d2 e over में dk square. Clear. This graph is very important. I'll repeat again. This is energy graph.
allowed energy, forbidden energy. This is velocity graph. Velocity means this is rate of slope, and we had plotted like this. This is velocity graph, which is slope of this curve, and this is effective mass graph, which is rate of this slope. This is energy graph, this is slope graph, this is rate of slope graph. Clear? Hope this video will help you to understand about the Crony and Penny model. So thank you, students.